मैथ्स वर्क और हॉस्पिटलिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज खाटू श्याम जी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में देख लेते हैं पार्ट सेकंड। साथियों, नॉलेज मंडली ने बिल्कुल ही एक नायाब सीरीज शुरू की है। इसको नाम दिया गया है खाटू श्याम जी सीरीज। खाटू श्याम जी सीरीज में हम कर रहे हैं मैथ्स वर्कर, साथ में मैथ्स हेल्पर, कुक, हेड कुक, खानपान सहायक और खानपान सुपरवाइजर की परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चंस। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं मैथ्स वर्क और हॉस्पिटलिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज खाटू श्याम जी सीरीज पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21। पतला हल्का नाजुक स्वाद कसेले टैनिक गुण इस चाय का आनंद बिना दूध के सबसे ज्यादा लिया जाता है, जिसे चाय की शैंपेन भी कहा जाता है और आमतौर पर इसे दोपहर और शाम की चाय के समय पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर एक चाय के गुण दिए गए हैं जो पतला और हल्का रंग होता है, नाजुक स्वाद होता है, कसेले टैनिक गुण होते हैं और जिसको चाय की शैंपेन कहा जाता है। इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। थिन लाइट कलर्ड डेलिकेट फ्लेवर एस्ट्रिंजेंट टॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिस टी इज बेस्ट एंजॉयड विदाउट मिल्क ऑल्सो नोन एज शैंपेन ऑफ टीज एंड यूजुअली प्रिफर्ड ड्यूरिंग आफ्टरनून एंड इवनिंग टी टाइम। तो उस चाय को हमें पहचानना है। इनमें से दिया गया है कौन सी चाय होने वाली है। दार्जिलिंग चाय है या असम चाय है, चीन में पैदा होने वाली काली चाय है जिसको लैपसैंग सोचोंग बोलते हैं या अर्ल ग्रे बोलते हैं। कौन सी चाय है जिसका हल्का रंग होता है, नाजुक स्वाद होता है, कसेले टैनिक उसमें गुण पाए जाते हैं और जिसको बिना दूध के बनाया जाता है। इस चाय को चाय की शैंपेन कहा जाता है और आमतौर पर दोपहर और शाम की चाय के समय पसंद किया जाता है। तो वो चाय कौन से होने वाली है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय है, उसका हल्का रंग होता है, नाजुक स्वाद होता है, कसेले टैनिक गुण होते हैं और बिना दूध के बनाया जाता है। इसको चाय की शैंपेन भी कहा जाता है और आमतौर पर दोपहर या शाम की चाय के समय आनंद लिया जाता है, पसंद किया जाता है। वो चाय कौन सी होने वाली है? दार्जिलिंग चाय बोलते हैं उसको। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। साथियों, देख लेते हैं यहाँ पर नॉलेज मंडली बता रहा है आपको दार्जिलिंग चाय है वो किस प्रकार से कौन सी जगह पर होती है। ये दार्जिलिंग चाय के बागान आप देख पा रहे हैं। देख लेते हैं अगला सवाल 22। निम्नलिखित में से कौन सी सफेद अंगूर की किस्में हैं? साथियों, आप खान पान से संबंधित है, हॉस्पिटलिटी से संबंधित है, तो निश्चित रूप से ये सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। इनमें से अंगूर की कौन सी किस्में हैं जो सफेद है या दूसरे तरीके की है? इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। विच अमोंग्स द फॉलोइंग आर वेराइटीज ऑफ व्हाइट ग्रेप्स? कार्डिनॉय है या मेरलोट है या चैनिन ब्लैंक है या मस्कट है? इनमें से कौन सा है वो सफेद अंगूर की किस्में हैं? सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब कि कार्डिनॉय और कैनिन ब्लैंक और मस्कट है वो सफेद अंगूर की किस्में हैं। मार्लोट है वो सफेद अंगूर की किस्म नहीं है। नॉलेज मंडली आपको बता रहा है यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएंगे। कार्डिनॉय यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं, ये सफेद अंगूर की किस्म है। इसके साथ में टैनिंग ब्लैंक है, मस्कट है, ये सफेद अंगूर की किस्में कहलाती हैं। परंतु यहाँ मैरलोट है वो क्या हो जाएगा? ये ब्लैक अंगूर हैं, यहाँ पर काले अंगूर दिखाए गए हैं। तो आप इनमें से पहचान सकते हैं कौन कौन सी वेराइटीज है जो सफ़ेद अंगूर की किस्में कहलाती है। कार्डिनोय कहलाती है, कैनन ब्लैंक कहलाती है, मस्कट कहलाती है, परंतु मैरलोट है वो कौन से हैं? काले अंगूर की किस्में हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। आपको इमेज के द्वारा ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आ जाएंगी। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस है आपको याद रखने हैं और याद रखने का तरीका है वो कैसे आसान हो जाएगा। यहाँ पर वाइट ग्रेप्स आप देख पा रहे हैं, ये 3 वेराइटीज है वाइट ग्रेप की हो जाएंगी। मैरनोट है वो काले अंगूर हो जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं 23। अंगूर के निम्नलिखित में से किस घटक में खमीर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ग्रेप्स हैज यीस्ट? तो यीस्ट किस में पाया जाता है? कौन से पार्ट में पाया जाता है अंगूर में? स्टॉक में मिलेगा, पल्प में मिलेगा, स्किन में मिलेगा, पाइप्स में मिलेगा? तो कौन सी जगह पर मिलने वाला है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा, स्किन में मिलेगा। मतलब कि इसके छिलके में खमीर यानी कि यीस्ट पाया जाता है। अंगूर के छिलके में यीस्ट पाया जाता है। यीस्ट एक फंगस होता है और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये यीस्ट है, सफ़ेद पाउडर है वो यीस्ट लगा हुआ है, स्किन में लगा हुआ है।
ईस्ट इस तरीके का फंगस होता है जो कि इसको फर्मेंट करने में मदद करता है। ग्रेप्स के फर्मेंटेशन के लिए कौन जरूरी होता है? यीस्ट जरूरी होता है, जो सफ़ेद पाउडर के रूप में लगता है। और ये अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो यूनिसेलुलर होते हैं, ये फंगस है, यूनिसेलुलर होते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, तो आप इमेज देख करके बिल्कुल याद रख सकते हैं। इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है। अंगूर के कौन से भाग में यीस्ट पाया जाता है? तो छिलके में पाया जाएगा, स्किन में पाया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 24। ब्रंच आमतौर पर कब परोसा जाता है? ब्रंच इज यूजुअली सर्व्ड बिटवीन, कौन सा टाइम है जहां पर ब्रंच है वो परोसा जाता है, ब्रंच दिया जाता है, उसकी टाइमिंग क्या हो जाएगी? आप यहाँ पर टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग क्या होने वाली है। ब्रंच, यहाँ पर लंच नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं है, डिनर नहीं है। ब्रंच किसको बोलेंगे? कौन से टाइम पर ब्रंच दिया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 10 AM एंड 3 PM। मतलब कि 10 बजे से लेकर के और दिन के 10 बजे से लेकर के और 3 बजे तक जो भी खाने को दिया जाता है उसको आप क्या बोलेंगे? ब्रंच बोलेंगे। ये टाइमिंग है, ब्रंच की टाइमिंग है। ये परोसा जाता है 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक परोसा जाता है दिन का। यहाँ पर ब्रंच दिखाया गया है, ब्रंच में खाने को क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें खाने में होती हैं। ब्रंच है वो दिया जाता है 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक दिया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 25। सूचीबद्ध उपकरणों में से कौन सा उबालने में उपयोग किया जाता है? विच अमॉन्ग्स द लिस्टेड इक्विपमेंट आर यूज्ड इन बॉइलिंग, तो कौन सा आइटम है जो कि बॉइलिंग में काम आता है? बॉइलिंग केतली होगी या ब्रेड पैंस होगा, ताजिन होगी या चाइनोज होगा? कौन सा उपकरण है यानी कि बर्तन है जो कि बॉइलिंग में उबालने में काम आता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। बॉइलिंग केतली है वो काम आती है उबालने में, पानी उबालने में या चीज़ों को उबालने के लिए काम आती है। और नॉलेज मंडली आपको बता रहा है सारे आइटम हैं, इक्विपमेंट हैं, जैसे ब्रेड पैंस है, ताजिन है, चाइनोज है, बॉइलिंग केटल है। तो ये सब चीज़ें हैं। उबालने में कौन सा आइटम काम आ रहा है? ये आइटम काम आ रहा है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? बॉइलिंग केतली बोल रहे हैं। बाकी चीज़ें हैं वो उबालने में काम नहीं आती। बर्तन है, इक्विपमेंट हैं जो भोजन रखने में काम आते हैं, परोसने में काम आते हैं। परंतु बॉइलिंग केटल है वो क्या काम आती है? उबालने में काम आती है। तो यहाँ आप इमेज देख करके और चीज़ों को याद रख सकते हैं। इससे आसान तरीका नहीं होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 26। होटलों में HACCP प्रमाण पत्र का मतलब है। HACCP सर्टिफिकेट इन होटल्स स्टैंड्स फॉर, तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, HACCP सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आप उत्तर देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। HACCP सर्टिफिकेट का क्या मतलब हो जाएगा? फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हो जाएगा। और जिसका हिंदी अर्थ हो रहा है जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु है, उसको आप क्या बोलेंगे? HACCP सर्टिफिकेट बोलते हैं। एच का मतलब होता है हैजार्ड और ए का मतलब होता है एनालिसिस एंड पहले सी का मतलब होता है क्रिटिकल और दूसरे सी का मतलब होता है कंट्रोल, पी का मतलब है पॉइंट्स। तो HACCP यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ एच आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रमाण पत्र हैं वो जारी किए जाते हैं। जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु हैं, उनको हम बोलते हैं HACCP सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि होटलों में दिए जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 27। आतिथ्य का प्रतीक संबंधित है। द सिंबल ऑफ हॉस्पिटलिटी इज एसोसिएटेड विद, आपको हॉस्पिटलिटी देनी है तो उसके लिए कोई सिंबल, प्रतीक देना होगा। क्या प्रतीक होगा? सेब के रूप में वो उसको प्रदर्शित किया जाता है, या अनानास के रूप में, या नारंगी के रूप में, अंगूर के रूप में एक सिंबलाइज किया जाता है, प्रतीक दिया जाता है। आतिथ्य का प्रतीक क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अनानास। पाइनएप्पल है वो आतिथ्य का प्रतीक होता है, यानी कि हॉस्पिटलिटी का प्रतीक होता है। अगर आपसे हॉस्पिटलिटी यानी कि आतिथ्य का प्रतीक पूछ लिया जाए तो आप जरूर करेंगे, क्योंकि आतिथ्य है उसके लिए क्या सिंबल लिया जाता है? कौन से फ्रूट को लिया जाता है? ये पाइनएप्पल को लिया जाता है। पाइनएप्पल है वो किसका प्रतीक है? आतिथ्य का प्रतीक है, किसी का सम्मान या अतिथि सत्कार के लिए होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 28। एक अस्थायी होटल का अर्थ है।
ए ट्रांजिएंट होटल इज, अस्थायी होटल का क्या मतलब हो जाएगा, आप विकल्प पढ़ के देखिए कौन सा विकल्प ठीक होने वाला है। उन परिवारों के लिए आदर्श है जिन्हें अपने स्थायी निवास में जाने से पहले अस्थायी आवास की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट होटल बोलेंगे। या सभी स्टूडियो कमरे रसोई के साथ पूरी तरह सुसज्जित हों तो क्या इसको अस्थायी होटल बोलेंगे। या जहां आमतौर पर मेहमान कम समय के लिए रुकते हैं उसको अस्थायी होटल बोलते हैं। या जहां आमतौर पर मेहमान लंबी अवधि जैसे एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक रुकते हैं इसको ट्रांजिएंट होटल बोलेंगे। कौन से होटल को आप ट्रांजिएंट होटल बोलेंगे, इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। जहां आमतौर पर मेहमान कम समय के लिए रुकते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, अस्थायी होटल बोलेंगे या ट्रांजिएंट होटल बोलेंगे। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, जहां आमतौर पर मेहमान कम समय के लिए रुकते हैं, वेयर यूजुअली गेस्ट स्टे फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, उसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट होटल बोलेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं 29। संचार में फीडबैक का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है, फीडबैक इन कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड एज। तो आप अगर बातचीत कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं तो उसमें फीडबैक लेते हैं, वो किसके लिए लिया जाता है, क्यों फीडबैक उपयोग किया जाता है, ये उत्तर आप देख लीजिए ऑप्शन क्या ठीक होने वाला है। संचार में फीडबैक का उपयोग क्यों किया जाता है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। संचार की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, इवेल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमारा जो संचार हुआ है वो प्रभावशाली है कि नहीं है। इसको कैसे पता लगाएंगे, फीडबैक लेकर के पता लगाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए 30। उपज प्रबंधन एक उदाहरण है, यील्ड मैनेजमेंट इज ए टूल टू। उपज प्रबंधन है वो क्यों किया जाता है, यील्ड मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, आप ऑप्शन जल्दी से देख लीजिए। राजस्व को अधिकतम करने के लिए, क्या प्रदर्शन को समझने के लिए, एप एंड बी सेवा आउटलेट से राजस्व की गणना करने के लिए, या अतिथि आवश्यकताओं को समझने के लिए यील्ड मैनेजमेंट किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। राजस्व को अधिकतम करने के लिए, मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब कि उपज को बढ़ाने के लिए, या कहना चाहिए कि आमदनी को बढ़ाने के लिए यील्ड मैनेजमेंट है वो किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। ये क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, जैसे कि मैथ्स हेल्पर, कुक, हेड कुक, सीए, सीएस, इन एनवीएस, ईएमआरएस, एनटीए और दूसरे इसी प्रकार के एग्जामिनेशंस के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं 31। जमे हुए भोजन को किस तापमान पर रखा जाना चाहिए, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर दैट फ्रोजन फूड शुड बी केप्ट एट। जमे हुए भोजन को किस तापमान पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप खान पान से संबंधित है, खान पान से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं तो आपको टेम्परेचर भी पता होना चाहिए कि जो फ्रोजन फूड है उसको किस तापमान पर रखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए 0 डिग्री पर रखना होगा, या 15 डिग्री या उससे कम पर रखना होगा, या -18 डिग्री या उससे कम पर रखना होगा। इनमें से कोई टेम्परेचर नहीं है, कौन सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि फ्रोजन फूड है। यहाँ पर आप जमे हुए भोजन को कौन से तापमान पर रखना चाहेंगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। -18 डिग्री या उससे कम तापमान, जो फ्रोजन फूड होते हैं, फ्रोजन आइटम होते हैं, उनको -18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे आपको रखना होगा, क्योंकि इससे अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो वो फ्रोजन है वो खत्म हो जाएगा, उसका जमाव है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए फ्रोजन आइटम को आप किस में रखेंगे, -18 डिग्री या उससे कम तापमान पे रखेंगे। और यहाँ पर फ्रोजन आइटम दिखाए गए हैं, ये फ्रोजन आइटम है वो रखे हुए हैं -18 डिग्री से कम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फ्रोजन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए फ्रोजन आइटम को आप कितने तापमान पर रखेंगे, -18 डिग्री या उससे कम तापमान पर रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए 32। एक संशयवादी खरीदार वह है, कौन सा है जो संशयवादी खरीदार है, इंग्लिश में देख लीजिए, ए स्केप्टिकल बायर इज वन। क्या हो जाएगा, संशयवादी खरीदार कौन सा हो जाएगा, जो उत्पाद वापस करने को उत्सुक है, जो आवेगपूर्ण खरीदारी करता है, जो सावधानी पूर्वक लागत और लाभ को तोलता है, जिसके उत्पाद के बारे में नकारात्मक छवि है, तो उसको आप संशयवादी खरीदार बोलेंगे। किसको बोलेंगे, इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। जिसके उत्पाद के बारे में नकारात्मक छवि है,
नकारात्मक छवि होगी तो वो संशय बना रहेगा कि वो आइटम को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो वो क्या हो जाएगा, संशयवादी खरीदार हो जाएगा, सेप्टिकल बायर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर निश्चितता नहीं है। उसको नकारात्मकता उसके दिमाग में उस आइटम के प्रति बनी हुई है, एज ए नेगेटिव इमेज अबाउट प्रोडक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, संशयवादी खरीदार हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 33। FSSAI का अर्थ क्या है? FSSAI है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस काम से जुड़े हुए हैं, खान पान से संबंधित है, तो निश्चित रूप से FSSAI के बारे में आप जानते होंगे। क्या इसका फुल फॉर्म हो जाएगा? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या अखिल भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑल इंडिया है, या भारतीय खाद्य सुरक्षा भंडारण प्राधिकरण फूड सेफ्टी स्टोरेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या भारतीय खाद्य भंडारण मानक प्राधिकरण फूड स्टोरेज स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। FSSAI का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो एप का मतलब हो जाएगा फूड हो जाएगा, और एस का मतलब हो जाएगा सेफ्टी हो जाएगा, और दूसरे एस का मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड्स हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा अथॉरिटी, और आई का मतलब हो जाएगा इंडिया। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को आप क्या बोल रहे हैं? FSSAI बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। आपको पता है कि खाद्य प्रमाणीकरण के लिए ये होता है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक संगठन है, एक संस्था है जो प्रमाण पत्र देती है, FSSAI है, ये एक प्रमाण पत्र देती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है जो खाने के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में मदद करता है। अगला सवाल देख लेते हैं 34। अत्यधिक श्रम विभाजन का परिणाम क्या होता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर टेंड्स टू रिजल्ट इन, मतलब कि बहुत ज्यादा श्रम विभाजन आप करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा? क्या कार्य कौशल में कमी आएगी, गैर विशिष्ट कार्य हो जाएगा, उबाऊ नौकरी हो जाएगी, मानव प्रेरणा होगी? अत्यधिक श्रम विभाजन आप करेंगे तो क्या परिणाम उसके होने वाले हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, उबाऊ नौकरी, बोरिंग जॉब हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा श्रम विभाजन कर दिया, अत्यधिक श्रम विभाजन कर दिया, तो वो नौकरी आपको बोरिंग लगने लगेगी, उबाऊ लगने लगेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर लगता है कि इसका आंसर कोई दूसरा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे हिसाब से यहाँ पर अत्यधिक श्रम विभाजन का परिणाम क्या हो रहा है? उबाऊ नौकरी लगेगी। आपने बहुत ज्यादा विभाजन कर दिया है, ये काम सिर्फ यही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, आपने कार्य का विभाजन कर दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, नौकरी बेकार लगने लगेगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 35। डैश एक हल्का और छोटा वैक्यूम क्लीनर है जिसका उपयोग असबाब और गद्दों की सफाई के लिए किया जाता है। तो यहाँ खाली स्थान में क्या आ जाएगा? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। डैश इज ए लाइट एंड स्मॉल वैक्यूम क्लीनर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ अपहोल्स्ट्री एंड मैट्रेसेस। तो यहाँ खाली स्थान में क्या आने वाला है? इस जगह पर क्या आने वाला है? टैंक प्रकार का वैक्यूम क्लीनर होगा, या खड़ा वैक्यूम क्लीनर होगा, या डस्टेट होगा, या बॉक्स स्वीपर होगा? खाली स्थान में क्या आ जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डस्टेट। डस्टेट है वो क्या है, यहाँ पर आपका आ जाएगा डस्टेट आ जाएगा। ये डस्टेट एक हल्का और छोटा वैक्यूम क्लीनर है जिसका उपयोग असबाब और गद्दों की सफाई के लिए किया जाता है। डस्टेट हल्का और छोटा वैक्यूम क्लीनर होता है जिसको असबाब और गद्दों की सफाई के लिए काम लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर नॉलेज मंडली बता रहा है वो वैक्यूम क्लीनर, डस्टेट वैक्यूम क्लीनर है वो कैसा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, डस्टेट वैक्यूम क्लीनर, छोटा वैक्यूम क्लीनर दिखाया गया है। ये क्या होता है? हल्का होता है, छोटा होता है, जिसको असबाब और गद्दों की सफाई के लिए काम लिया जाता है। बिल्कुल हैंडी होता है ये। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि मैथ्स हेल्पर, कुक, हेड कुक, सीए, सीएस, इनके एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स वर्क और हॉस्पिटलिटी पर आधारित क्वेश्चन है वो कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं, मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ इन सभी परीक्षाओं के लिए। देख लेते हैं अगला सवाल 36। किसी सहकर्मी के साथ संचार के दौरान प्रबंधक की मुद्रा संचार प्रक्रिया के किस पहलू का उदाहरण है? ए मैनेजर्स पोस्चर ड्यूरिंग ए कम्युनिकेशन विद ए कॉलीग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? किसी सहकर्मी के साथ में संचार के दौरान प्रबंधक की मुद्रा संचार प्रक्रिया के किस पहलू को बता रही है? मतलब कि वो अपने कर्मचारी से बात कर रहा है, प्रबंधक है, मैनेजर है, वो क्या कर रहा है? अपने कर्मचारी से बात कर रहा है, तो उसकी मुद्रा कैसी होगी? डिकोडिंग होगी, अनौपचारिक चैनल होगा, अफवाह होगी या अशाब्दिक व्यवहार होगा? किस प्रकार का उसका पोस्चर होगा? प्रबंधक है, वो अपने सहकर्मी के साथ में संचार कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो किस प्रकार का पोस्चर वो बनाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अशाब्दिक व्यवहार, नॉन वर्बल बिहेवियर वो करेगा, यानी कि अपनी बात को वो कम्युनिकेट करेगा, इशारों के माध्यम से बताएगा। तो कम्युनिकेशन है, वो व्यवहार है, वो दो तरीके का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वो सहकर्मी के साथ में प्रबंधक है, अपना मुद्रा संचार प्रक्रिया पोस्चर बना रहा है, किस तरीके का नॉन वर्बल पोस्चर बना रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 37। इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी आतिथ्य श्रृंखला है? विच ऑफ द लिस्टेड इज इंडियाज ओल्डेस्ट हॉस्पिटैलिटी चेन? सबसे पुरानी आतिथ्य श्रृंखला है, इनमें से कौन सी है? ओबराय होटल समूह है, या ताज होटल है, पैलेसेज और रिसोर्ट्स है, अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स है, आईटीसी वेलकम ग्रुप ऑफ होटल्स है? सबसे पुरानी आतिथ्य श्रृंखला कौन सी है? होटल का कौन सा ग्रुप है सबसे पुराना है भारत में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ताज होटल प्लेसेज एंड रिसोर्ट्स। ताज होटल है, वो सबसे पुराना है। भारत की जो आतिथ्य श्रृंखला है सबसे पुरानी कौन सी है? ताज होटल है, प्लेसेज है, रिसोर्ट्स है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। भारत में हेरिटेज होटलों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यही आपका सिलेबस है, परीक्षा में यही बातें पूछी जाएंगी। विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हेरिटेज होटल्स इन इंडिया? कौन से स्टेट में? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है? कहाँ पर हेरिटेज होटल्स है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा हेरिटेज होटल्स मिलते हैं। मतलब कि हेरिटेज होटलों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? राजस्थान में है। राजस्थान की इमेज में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान है, ये आपको डेजर्ट के रूप में पहचाना जाता है। थार का मरुस्थल है, वो राजस्थान की पहचान है। साथ में ही जल महल भी है, बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे महल है, बहुत सारे लोग हैं, टूरिस्ट है, पर्यटक है, यहाँ पर आते हैं। तो हेरिटेज होटल है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला सवाल देख लेते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन सा रखरखाव का वर्गीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस? सुधारात्मक रखरखाव, समय पर रखरखाव, अनुसूचित रखरखाव, निवारक रखरखाव। तो निम्नलिखित में से कौन सा रखरखाव का वर्गीकरण नहीं है, मतलब मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन नहीं है? कौन सा ठीक होने वाला है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, समय पर रखरखाव है, टाइमली मेंटेनेंस है, ये रखरखाव का वर्गीकरण नहीं है। बाकी हो जाएंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस है, ये ठीक है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है, ये भी ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, ये भी ठीक है। तो मतलब सुधारने के लिए अगर आप मरम्मत कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, साथ में शेड्यूल्ड नियमित समय के अनुसार रख रखाव कर रहे हैं, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, कोई खराब न हो जाए चीज, इसके लिए आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है? मेंटेनेंस के वर्गीकरण है। परंतु टाइमली मेंटेनेंस है, ये रख रखाव का वर्गीकरण नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑन मैस वर्क एंड हॉस्पिटैलिटी पर आधारित खाटू श्याम जी सीरीज पार्ट 2 का अंतिम सवाल 40। कौन सुनिश्चित करता है कि आतिथ्य क्षेत्र के संचालन और ग्राहक सेवा मानकों को पूरा किया जा रहा है? Who ensures that the operations of the hospitality sector and customer service standards are being met? तो कौन होगा? वो कौन व्यक्ति होगा जो ये सुनिश्चित करता है कि आतिथ्य क्षेत्र के संचालन और ग्राहक सेवा मानकों को पूरा किया जा रहा है? मतलब कि जो आतिथ्य क्षेत्र है उसका संचालन ठीक हो रहा है, और जो ग्राहक को दी जाने वाली सेवाएं हैं वो मानकों के अनुसार पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसको सुनिश्चित करने का कार्य किसका हो जाएगा? फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक का होगा, या अतिथि संबंध प्रबंधक का होगा, या गुणवत्ता प्रबंधक का होगा, या जनसंपर्क समन्वयक का होगा? किसका कार्य हो जाएगा कि वो ये सुनिश्चित करे कि आतिथ्य क्षेत्र के संचालन और ग्राहक सेवा मानकों को पूरा किया जा रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, गुणवत्ता प्रबंधक, यानी कि क्वालिटी मैनेजर है, ये इंश्योर करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि जो आतिथ्य क्षेत्र का संचालन है वो ठीक ढंग से हो रहा है,
और ग्राहक सेवा है वो मानकों के अनुसार पूरी की जा रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, गुणवत्ता प्रबंधक की ये जिम्मेदारी हो जाएगी। इस तरीके से साथियों खाटू श्याम सीरीज पार्ट 2 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं और ये सारे क्वेश्चंस है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस में रखे गए हैं। तो खाटू श्याम जी सीरीज है वो सचित्र वर्णन की जा रही है और ये क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाले हैं, जैसे कि मैथ्स हेल्पर, कुक, हेड कुक, सीए, सीएस, इन एनवीएस, ईएमआरएस, एनटीए और दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों आपका सिलेबस है दूसरी जगह कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ। खाटू श्याम जी सीरीज को जरूर पसंद करिए, दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि हारे का सहारा खाटू श्याम जी हमारा सीरीज है आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।